नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो हमने एक चैप्टर शुरू किया था मैटर, जिसका फर्स्ट लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका हूं। जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं वो पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखिएगा और उसी के बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है मैटर। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि मैटर क्या चीज होती है, कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। फिर हमने बात की थी कि जो ये मैटर है किस चीज से बने हुए हैं, ये पार्टिकल से बने हुए हैं, और जो इन पार्टिकल का साइज होता है ये क्या होता है, काफी छोटा होता है, ये बात की थी। फिर हमने पढ़ा था कि इन पार्टिकल्स की विशेषताएं क्या होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इसी के आधार पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इसके आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि यह सदैव गतिशील अवस्था में होते हैं, जिसमें हमने दो मेन शब्द पढ़े थे, डिफ्यूजन के बारे में, विसरण, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था। और तीसरा पॉइंट इसमें आया था कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, कि ये हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। उसके बाद जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। बेसिकली यहाँ पर 5 अवस्था होती है द्रव्य की। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथे नंबर पर प्लाज्मा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में आता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। और पांचवी थी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसमें मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीनों के बारे में डिफरेंशिएट करके बताया है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होगा कि क्या हम द्रव्यों की अवस्थाओं में बदलाव कर सकते हैं। क्या टॉपिक आएगा आज का हमारा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। क्या मैटर अपने द्रव्यों की अवस्थाओं में बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल, वो अपने द्रव्यों की अवस्थाओं में बदलाव कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो होता है बाय टेम्परेचर, यानी कि तापमान की मदद से, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है बाय प्रेशर, यानी कि दबाव की मदद से। तो आज हमें ये दोनों डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है किसके आधार पर, बाय टेम्परेचर। मतलब क्या है इस टॉपिक का, कि हमें सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस में जाना है, और फिर से गैस से लिक्विड में आना है, और लिक्विड से फिर से सॉलिड में आना है। तो यही टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो टेम्परेचर के आधार पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर आइस क्यूब रखे हुए हैं, यानी कि बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं, और नीचे हमने क्या किया है, एक बर्नर स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, एक थर्मामीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक थर्मामीटर लगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो ये बर्फ के टुकड़े हैं ये पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नीचे क्या है, बर्नर ऑन रहेगा। तो ये बर्फ के टुकड़े किस में कन्वर्ट हो गए हैं, पानी में कन्वर्ट हो गए हैं, और ये थर्मामीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि जैसे हमने तापमान बढ़ाया है, तो तापमान बढ़ाने से क्या हुआ कि जो सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फर्दर जब ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा तो जो लिक्विड है, जैसे ही वो 100 डिग्री, बेसिकली यहाँ पर जो लिक्विड है वो हमने वाटर लिया हुआ है, तो जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, इसके वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि भाप बननी शुरू हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 100 डिग्री सेल्सियस जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है, उसकी भाप बननी यानी कि वेपर बनने शुरू हो जाते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, तो इसमें खास क्या है। देखिए, अब जो एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक आपने चीज याद रखनी है दोस्तों, कि जब भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, यानी कि संघलन कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, संघलन कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिए, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वाटर के बारे में 3 बातें मेन पता होनी चाहिए आपको। एक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो तापमान जहां पर पानी की भाप बननी शुरू हो जाए, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत कॉमन सी चीजें सबको पता होती है। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट होता है कि किस तापमान पर जो जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। और एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि वो तापमान जहां पर पानी बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि भाई पिघलेगा भी 0 पर और बर्फ भी जमेगी 0 पर। तो कई लोग सोचते हैं कि जब पिघलते ही अगर बर्फ जम जाएगी तो वो कभी पिघलेगा ही नहीं। तो ये कंफ्यूजन सी आती है। तो आज इसी का ही जवाब मिलेगा आपको इस टॉपिक से। देखिए दोस्तों, एक बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे मैंने थर्मामीटर रखा हुआ था और जैसे ही ये बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो इसका तापमान कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब इसमें सवाल बनता है कि भैया जब ये बर्फ पिघल के बिल्कुल पानी बन गई है, उसी समय एट द सेम टाइम जो थर्मामीटर है वो कितना टेम्परेचर दिखाएगा? ऑप्शन अलग अलग होते हैं। ऑप्शन होते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई पानी तो कन्वर्ट हो गया तो साफ सी बात है उसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ गया होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो ये 0 डिग्री सेल्सियस शुरुआत में था उतना ही 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर रहता है। हाँ बिल्कुल, उसके 1 सेकंड के बाद ही तापमान में बदलाव होना शुरू हो जाता है। यहां पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो डिस्कशन ये है कि जब ये बर्फ के टुकड़े बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हुए हैं, एकदम सेम उसी समय की बात हो रही है यहां पर। तो इस चीज का आपने ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, 0 से 0 आपने हीट भी दी, तो ये हीट गई कहां? एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, ये जो हीट होती है ये उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ये सॉलिड है इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ने में यूटिलाइज हो जाती है। और ये छुपी हुई होती है, हिडन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं इसको? गुप्त उष्मा, यानी कि लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है? गुप्त उष्मा। और इसने क्या किया? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया है, तो इसको नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या नाम दिया जाता है इसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संघलन की। क्या बोलेंगे? संघलन की गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं इसको? संघलन की गुप्त उष्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। जब भी रेलवे में ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको एज इट इज, कि भाई ये जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो तापमान में क्या फर्क आएगा, कि तापमान बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और रीजन भी पूछा जा सकता है कि भाई ये तापमान बढ़ा क्यों नहीं है, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, किसके कारण? ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संघलन की गुप्त उष्मा के कारण ये नहीं बढ़ा। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो तापमान आपने दिया ये कहां पर गया, तो ये तापमान चला गया इन सॉलिड के जो पार्ट्स हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको इस चीज पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपने तापमान दिया हुआ है। अब जैसे ही पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, उसके क्या बनने शुरू हो जाते हैं? भाप बन जाती है। अब सवाल आता है कि भाई पानी की ना भाप बन रही है, तो जो ये पानी है क्या इसका तापमान कभी राइज करेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, इसका तापमान हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फिर क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस ही है तो जो आप ये हीट दे रहे हैं ये कहां जा रही है? एक्चुअल में ये सारी की सारी हीट स्टीम के पास जा रही होती है, वेपर के पास जा रही होती है। क्वेश्चन बनता है कि गर्म पानी ज्यादा बर्न करेगा, जलाएगा, या फिर स्टीम ज्यादा जलाएगी? तो आपका आंसर होगा स्टीम ज्यादा जलाएगी। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ, यहां पर भी कोई ना कोई हीट छुपी हुई है, यहां पर भी एक गुप्त उष्मा है। दोस्तों उस गुप्त उष्मा को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसको वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा।
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से ध्यान से, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है इसका, बहुत आराम से आपने इसको समझना है। और अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट पे जाके बताइएगा कि हम नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट में जाके लिखिए, तो जो नया लेक्चर स्टार्ट होगा वो उसी डाउट के साथ स्टार्ट होगा। तो ये एक बहुत फायदेमंद बात है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो था टॉपिक की भी क्या मैटर चेंज हो सकते हैं, तो आपका आंसर था यस। दोस्तों सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं संघलन, और जब लिक्विड से वेपर बनते हैं तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं उसको? वाष्पीकरण। अब देखिए दोस्तों ये जो सर्कल है ना ये दोबारा भी घूमता है कि जो ये स्टीम है इसको अगर आप ठंडा कर दें, क्या कर दें, इसको आप ठंडा कर दें तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप घर में पानी गर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर प्लेट ढक दीजिए, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद प्लेट के ऊपर भी पानी आ जाता है। वो किसके कारण आता है? कंडेंसेशन के कारण आता है। ठीक है दोस्तों, किस चीज के कारण आता है? कंडेंसेशन के कारण आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम एक यहाँ पर क्या है एक चार्ट सा बना देंगे जिससे क्या होगा आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी इसे समझने में। तो दोस्तों एक चार्ट बनाया है जिसमें पूरा समझाया जा रहा है आपको कि देखिए जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, क्या है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोला जाता है उसको? फ्यूजन, यानी कि संघलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघलन। और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। और जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। और उसके बाद ये दोबारा सेम चलता है जब सॉलिड से गैस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब भी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है चीजें तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपने देखा होगा घरों में, बाथरूम में ऑर्डोनिल रखा होता है, वो सॉलिड फॉर्म में रखा होता है और कुछ समय के बाद वो क्या होता है, गैस बन के उड़ चुका होता है। नेफ्थलीन की बॉल है, वो सब प्रोसेस जो होता है किसके कारण होता है? सब्लिमेशन के कारण। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस से जब लिक्विड में होता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। क्या कहा जाएगा इसको? संघनन कहा जाएगा। दोस्तों ये चार्ट आप बहुत अच्छी तरीके से बना के इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है कि प्रेशर की मदद से, किसकी मदद से? कि प्रेशर की मदद से अवस्था में बदलाव करना। ठीक है दोस्तों, किसमें? प्रेशर का क्या मतलब होता है? दबाव। प्रेशर का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल अपॉन में क्या? क्षेत्रफल। प्रेशर यानी कि दबाव। और प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है जी, क्या? एसआई यूनिट ये भी पता होनी चाहिए, क्या होती है? पास्कल। क्या होती है दोस्तों? पास्कल होती है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है इसमें कि जब ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल है, आपने पिस्टन लगा दिया और आप इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या होंगे? एक दूसरे के पास आते रहेंगे। तो ये क्या करते हैं? अपनी अवस्था में बदलाव कर लेते हैं, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे एलपीजी और सीएनजी के बारे में। तो एलपीजी में मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? ब्यूटेन। और दोनों किस चीज से मिलते बनता है एलपीजी? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। और सीएनजी में मेन क्या होता है? मीथेन। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। देखिए वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या फर्क होता है? वेपराइजेशन में क्या होता है, जब भी जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी भाप बनती है, यानी कि वेपर बनते हैं। बट इवेपोरेशन में क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर पर जब भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में, तो उसी को कहा जाता है इवेपोरेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। देखिए इवेपोरेशन जब भी होता है ना तो कूलिंग इफेक्ट देता है। ये कैसा इफेक्ट देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। आपने बड़ा महसूस किया होगा बहुत आराम से ये जीवन में कि जब भी पसीने आते हैं और जब पसीने सूखते हैं तो हमें कैसा लगता है? ठंडा ठंडा कूल लगता है। वो सब किसके कारण होता है? इवेपोरेशन के कारण ही हो रहा होता है। क्यों? इसमें देखिए ऐसा होता क्यों है कि वाई जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है? वाई इवेपोरेशन गिव
कूलिंग इफेक्ट। तो इसका कारण क्या होता है कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो उसे तापमान की जरूरत है भाप बनाने के लिए, तो वो क्या करता है अपने सराउंडिंग का सारा तापमान ले लेता है और उसके वेपर बना के उड़ा देता है। तो पीछे क्या रह जाता है, कूलिंग इफेक्ट रह जाता है, चीजें ठंडी होती है। जैसे कि जो मटके का पानी होता है वो ठंडा रहता है। इसका भी क्या कारण है कि मटके में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। अब उस इवेपोरेशन में क्या हुआ, मटके के अंदर का जितना हीट था वो सारा का सारा बाहर चला जाता है, तो पीछे क्या रह जाता है, ठंडा रह जाता है। तो इस सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इवेपोरेशन के। कि जो डेजर्ट कूलर होता है वो क्यों ये आपको ठंडा फील करवाता है, तो उसका भी किसके कारण होता है, वो भी इवेपोरेशन के कारण होता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इवेपोरेशन को आपको और अच्छे से समझना है तो आपने अपने माइंड में सेट करना है कि आपने छत पे क्या करना है, कपड़े सुखाने हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिकली अपना माइंड में सेट करके रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी मिलेगी इसमें। देखिए जो इवेपोरेशन होता है ना, ये कुल मिलाकर 4 चीजों पर निर्भर करता है, 4 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है तापमान। ठीक है, किस पे, तापमान पर ये निर्भर करता है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है, तापमान पे। अब देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर धूप तेज निकली हुई है तो कपड़े जल्दी ही सूखेंगे। इसलिए कहने का क्या मतलब हुआ कि तापमान के बढ़ने पर इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे सीटेट के जो पेपर की तैयारी करते हैं या केवीएस के, एचटेट के, वहां पर ये क्वेश्चन आता है। और रेलवे के तो ये फिक्स क्वेश्चन है, उनको तो वैसे ही पसंद होते हैं। तो ये एरो का मतलब है इंक्रीज। क्या बता रहा है ये एरो, और अगर इंक्रीज, अगर ये एरो नीचे होता तो डिक्रीज। तो तापमान के बढ़ने पर इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरा चीज जो इस पे ये डिपेंड करता है वो होता है सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया, यानी कि सतह का क्षेत्रफल। इसका भी एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा है कि भाई आपने क्या किया, कपड़ों को इकट्ठे सुखा दिया और एक व्यक्ति ने कपड़ों को फैलाकर सुखाया, तो किसके कपड़े जल्दी सूखेंगे, फैलाने वाले के। इसके और भी एग्जांपल होते हैं कि भाई जब भी क्या होता है, चाय गर्म होती है तो आप क्या करते हैं, सॉसर में डाल के पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका एरिया बढ़ता है, इवेपोरेशन फास्ट होगा तो चाय जल्दी ठंडी होगी। तो सरफेस एरिया के बढ़ने पर भी इवेपोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। तीसरा होता है इसमें स्पीड ऑफ विंड, यानी कि हवा की चाल, स्पीड ऑफ विंड। दोस्तों हवा तेज चलेगी तो साफ सी बात है इवेपोरेशन भी क्या होगा, तेज ही होगा। ठीक है दोस्तों। और लास्ट जो है इसमें, जो सबसे लास्ट में आता है वो है ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी, यानी कि हुमस, जो नमी प्रेजेंट होती है। देखिए ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है कि जो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये आपको बारिश के मौसम में देखने को मिलेगी ये चीजें। बारिश के मौसम में क्या होता है कि बारिश होती है, एकदम से धूप निकल जाती है, हवा चलती नहीं है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, जो पानी जो होता है वो हवा में प्रेजेंट हो जाता है, इसी को ही क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। उस समय पसीना बहुत आता है। अब देखिए दोस्तों, ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इवेपोरेशन डिक्रीज। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने क्या किया है, कपड़े सुखा रखे हैं। अब ये क्या है, एनवायरनमेंट में पहले से क्या प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, और आपने जब कपड़े सुखा रहे हैं तो उसके जब वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे तो ये इन वालों को बाहर नहीं जाने देते हैं, तो इसके कारण जो नए वाले वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो नया वेपर है, वो तो बन ही नहीं पाता है। इसलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, और अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो इवेपोरेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर, इसका नाम था मैटर, जो मैंने आपके साथ टोटली डिस्कस किया है। मैंने आपको कहा है कि हमारा मेन फोकस रेलवे के एग्जाम्स पे रहेगा, जिसमें मैं आपको 9th एंड 10th क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी करवाऊंगा, कंप्लीट जितने भी चैप्टर हैं 9th और 10th क्लास के। और साफ सी बात है दोस्तों, ये मैंने आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करवाया है। अगर आपके कोई नोन में 9th क्लास में कोई बच्चा है तो आप उसको भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये उसके लिए भी काफी बेनिफिट साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।